अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में एक बार फिर मज़ीद सूबों की ज़रूरत पर बात का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मज़ीद सूबे बनने चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर मुत्तफ़िक होंगी मज़ीद सूबों के हवाले से। NFC अवार्ड में फिर क्या सूबों का जो हिस्सा है वो कम करने की तैयारी, इसका भी क्या आगाज़ हो चुका है। एक तो ये मामला आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुशी का इजहार किया गया, अदालतों के ऊपर भरोसे का इजहार किया गया, क्योंकि इमरान खान की 8 मुकदमात में कल जमानत हुई है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की जानिब एक कदम कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मौजूद है जो कि ये कह रही है कि बरियत में और जमानत में फ़र्क होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फ़र्क को समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ और सिचुएशन भी देखी। कल ही के रोज़ अलीमा खानम साहिबा जो कि इमरान खान की बहन है, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। काफ़ी देर तक ये पता ही नहीं चला कि गिरफ्तारी कैसे हुई है। अलीमा खान साहिबा ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर में लोग घुसे हैं किचन के रास्ते से, और फिर उसके बाद उनके बेटे को लेकर गए हैं। मुलाजिमों को भी घर में हिरासा किया गया। और फिर कुछ इत्तलात और कुछ खबरें ऐसी भी आई कि कल जो लोग जश्न मना रहे थे इमरान खान के मुकदमात में जमानत पर, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो बहरहाल हुकूमत को इस मामले पर तो सोच विचार की ज़रूरत है कि अगर कोई खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले माजी में हम ये भी देख चुके हैं कि जब PMLN के जो भी मुकदमात होते थे उनमें जो कुछ फैसले आते थे उसके बाद PMLN की तरफ से भी खुशियाँ मनाई जाती थी। लेकिन माजी में ऐसी कोई मिसाल तो नहीं देखने में आई कि खुशियाँ मनाने पर या एहतजाज खुशियाँ मनाने पर या मिठाई बांटने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो। तनाव ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ्तारियाँ शुरू, ऐसा बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, आगे क्या करने जा रही है? अब जब जमानत हो गई है 8 मुकदमात में, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सोच रही है कि खान साहब की रिहाई की तरफ कदम है तो उसके लिए क्या कर रही है? क्योंकि कई सारे केसेस ऐसे भी इत्तलात मिली, ऐसे भी सुनने में आए कि जिसके इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उसके ऊपर चालान ही नहीं पेश किए गए। ऐसा क्यों हुआ है? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेख वक़ास अकरम साहब साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ शेख साहब आपके वक्त की। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए सर, अलीमा खान के 2 साहबजादे 2 साल बाद 9 मई केसेस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अचानक जो गिरफ्तारी हुई है इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? शारेज तो टोटली एपॉलिटिकल है, इवन शेर शाह भी, दोनों एपॉलिटिकल लोग हैं। वो कोई सियासी नहीं है, कोई ओहदेदार नहीं है, वो सिर्फ खान के भांजे हैं, खान के रिश्तेदार हैं। अलीमा खान साहबा जो अपने भाई के इंसाफ के लिए रोड पे है पिछले कई महीनों से, उनके बच्चे हैं। इसके अलावा तो कोई उनका ऐसा किरदार नहीं है या कोई उनकी ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसपे उनको 9 मई के केसेस में इतने महीने 22 महीनों के बाद जो है वो नॉमिनेट किया जाए। ये तो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो सिर्फ ऐसे ही लगता है कि एक तरफ सुबह 9 मई के 8 केसेस में जमानत हुई है और दूसरी तरफ जो है वो शायद उनको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं। वो तो बड़ा सिंपल है। आपने देखा आज वो नौजवान शारेज जो है, जिसको घर से इन्होंने उठाया, जो कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का एथलीट है और जो मुल्क से अपनी बेगम के साथ बाहर जा रहा था एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, टू मेक पाकिस्तान प्राउड, वो किस तरह आज अदालत में बेखौफी से अपनी माँ के साथ बैठा कह के लगा रहा था। तो ये जनरेशन है ना, इसको अफकड़ियाँ जेलें इस तरह नहीं इनको खामोश किया जा सकता, ना ब्रेक किया जा सकता है। दिस वाज एक्चुअली वेरी स्टूपिड के सुबह फैसला आ रहा है और इसी तरह एक दिन के अंदर अंदर दोनों बच्चे, उनके खान का तीसरा भांजा हसान ऑलरेडी अंदर है, शारेज हो गया, ये हो गया, शेर शाह हो गया। तो वजह क्या है जी? अब हमारे पे जो झूठे पर्चे हैं हम सब पे, वो किस वजह से है? ये इमरान खान साहब जो अंदर है ना हक कैद काट रहे हैं, वो किस वजह से? वजह एक ही है, बस मुंह बंद करो कि जो असी करते हैं सानू करण दो, इस फसाई हुकूमत नू चलन दो और इनको कुछ ना कहें। यही है। अब ये तो नहीं हो सकता। ये तो आइन भी हमें हक देता है बात करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है। शेख साहब, कल इमरान खान की ज़मानत हुई 8 मुकदमात में। उसके बाद आप लोगों की तरफ से बड़ी खुशियां मनाई गई, इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। लेकिन अब ज़मानत को आप लोग कह रहे हैं कि ये खान साहब की रिहाई की तरफ कदम है।
रिहाई कैसे होगी? क्या आप लोगों को बाहर आते हुए भी देखिए, दिखाई खान दे की खान जो है साहब? जी जमानतें हुई हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुई हैं, वहाँ मैरिट्स डिस्कस नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। अच्छा, उसमें सिर्फ ये है कि बिल्कुल लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि जमानतों का ये मतलब तो नहीं है कि आप बरी हो गए हैं, जमानतें तो जमानतें होती हैं और खान साहब के और भी बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मगर हमारी खुशी का जो हमारे वर्कर की खुशी का आलम है उसकी वजह बड़ी सिंपल है। इतने अंधेरे में, इतने जबर में, इन फिस्ताई हालात में थोड़ी सी जो रोशनी की किरण होती है उसमें भी आपको उजाला नजर आता है और बहुत नजर आता है। सो इस मोमेंट ऑफ जॉय जो लफ्ज जमानत है, ये किसी हवाले से भी हो, चाहे टेक्निकल ग्राउंड्स पे हो, चाहे मेरिट्स पे हो, तो इट्स बेसिकली एक रिलीफ होता है। और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो काउंसिल हैं खान साहब के, सलमान सफदर साहब, ये बिन वेरी क्लियर, और उन्होंने कहा कि इससे हाई कोर्ट्स जो है वो भी सीखेंगी, क्योंकि उन्होंने नीचे बेल जो है वो रिजेक्ट की है, उनमें 10-10 साल वालों को जो सजा हुई है बेल में मदद मिलेगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो अलकादर वाला मामला है उस पर भी पेशरफ्त हो सकती है। तो हमारे लिए मोमेंट ऑफ जॉय तो है। हाँ, वी नो कि ये कोई बरियत नहीं है या कोई कल खान साहब नहीं छूट के आ रहे हैं, मगर ऑब्वियसली 8-9 केसों में जमानत होना और उस पे होना, इट्स इट्स स्टिल अ प्रोग्रेस। वकास साहब, आप लोगों ने एक सोच थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे 9 मई के केसेस में जिनके ऊपर मुकदमात हुए, खाली हुई वो नशिस्तें, उस पर आप लोगों के अंदर एक सोच पाई जा रही थी कि शायद बॉयकॉट करेंगे। अब फैसला हो गया है, इलेक्शन लड़ेंगे सर? देखिए, इसमें खान साहब ने पहले ये हुक्म दिया था कि हम बाइकआउट कर रहे हैं। उसके बाद फिर केपी की सिचुएशन, केपी में हमारी गवर्नमेंट है, अगर आप बाइकआउट करेंगे और ये 26 नवंबर में हमारे केपी के लोगों को वहां से हटाते हैं तो फिर आप समझ सकती हैं कि वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उसमें फिर यही फैसला हुआ कि सियासी कमेटी इस पर डिलिबरेशन करे और वो अपना डिसीजन कर ले। सियासी कमेटी उस दिन बैठी थी, मेजोरिटी ने कहा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए और उस पर ये फैसला हुआ। अब ये फैसला वापस इमरान खान साहब के पास चला जाएगा जी, सिफारिशात की सूरत में, और फिर वो उसका जो भी फैसला वो करेंगे जी। सियासी कमेटी ने इसके हक में कर दिया जी कि ये होना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने ये डिस्कशन दी थी, उन्होंने कहा था कि आप लोग खुद कर लें आपस में। सियासी कमेटी कहती है हमें इलेक्शन लड़ना है, एंड वी आर सेंडिंग दो सिफारिशात बैक टू खान साहब। अच्छा वकास साहब, इसको भी जरा कंफर्म कीजिएगा, इत्तलात आ रही है महमूद खान अचकजई साहब को आप लोग कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने जा रहे हैं, और पंजाब के अपोजिशन लीडर के हवाले से भी फैसला हो गया है? देखें, पंजाब के अपोजिशन लीडर के हवाले से तो इस वक्त तो मोइन कुरैशी साहब हैं जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, पिछले साल 1.5 साल से बड़ा बच्चे साहब के नीचे बड़ा उन्होंने ग्रूम किया है, लर्न किया है, और इस वक्त तो वही ऑफिशिएटिंग है, वही कर रहे हैं सब कुछ। खान साहब से ये क्वेश्चन हुआ था, खान साहब ने उस पर डिलिब्रेशन के लिए कहा है और वो खान साहब को प्रपोजल जाएंगी, जो लास्ट उनका हुक्म अली बुखारी के उसमें आया हमारे पास। दूसरा ये है कि आज रात पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है और उसमें ये सारे मामला दूसरे भी डिस्कस होंगे, क्योंकि लास्ट मीटिंग वाज ओनली डिस्कस, देयर वाज ओनली वन एजेंडा, इलेक्शन वाला। कल वाली मीटिंग कैंसिल हो गई थी हमारी, ये जो अलीमाबाजी के बच्चों वाला, और ये फिर हमारे कई वर्करों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटने पे, आपको पता है ना, मिठाई बांटने पे भी उठा लिया उन्होंने वहां पर, तो वो फिर कल हमने उसको पोस्टपोन किया। तो आज उस पर डिलिबरेशन होगी। देखिए, हतमी फैसला खान का, खान की हुक्म अदूली का कोई सोच भी नहीं सकता, ना कोई ओवर रूल कर सकता है, ना ओवर राइड कर सकता है किसी बात को, सिंपल। अब ये है कि सियासी कमेटी का काम तनाजुर को देखते हुए मुख्तलिफ सिफारिशात मुरतब करना है, फैसले करना है और वो खान साहब तक भेजना है, एंड वो भेजने के बाद भी फैसला खानदारी होना चाहिए। वकास साहब, एक बार फिर पाकिस्तान में गूंज सुनाई देती है नए सूबों के हवाले से। अब चाहे सियासतदान हो, कारोबारी तबका हो, तमाम लोगों की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है। पीटीआई क्या सोचती है इस सिलसिले में? देखिए, इमरान खान साहब ने जो है वो जनूबी पंजाब के हवाले से, साउथ पंजाब के सूबे के हवाले से हमेशा उन्होंने आवाज उठाई, और आपको याद हो कि बहुत से ग्रुप्स जो थे वो लास्ट इलेक्शन में जो कि साउथ को सूबा बनाना चाहते थे, उनकी सरपरस्ती भी की, उनके हवाले से पीटीआई ने जो है वो रेजोल्यूशंस भी मूव किए हैं। तो खान साहब साउथ के हवाले से तो बड़े क्लियर हैं। ये जितने सूबों की बाज़गाश्त हम अभी सुन रहे हैं, इसके ऊपर हमने अभी स्टिल डिलिब्रेशन करनी है। स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर गुड, बट इसमें स्टडीज अदरवाइज भी हैं, जहां पे आपने जिले और तहसीलें बनाई हैं और उसके बाद उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं।
बहरहाल साउथ पंजाब के हवाले से तो हम बड़े क्लियर है, खान साहब का मौका भी इस पे बड़ा क्लियर है कि उसका सूबा बनना चाहिए। अब ये जितनी तादाद में ये चीजें सोशल मीडिया और मीडिया में आ रही हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर डिस्कशंस करवाई जा रही हैं, और हमें समझ आ रही है कि इसका क्या मकसद है। जब कोई प्रपोजल हमारे सामने आएगी हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको देखेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है, तो हम उस पर उस वक्त बात करेंगे। जी अभी तक तो एक रॉ सी बात है, कोई चीज मूव नहीं हुई, सिर्फ फीलर छोड़े जा रहे हैं अखबारों में, कॉलम निगारों से लिखवाया जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है। आपको ही पता है मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं सर आप कि लिखवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो अभी कौमी असम्बली में जो करारदाद आई है जनूबी मगरबी पंजाब सूबे के हवाले से, तो ये करारदाद तो आपके रियाज फतियाना साहब ने पेश की है सर, तो ये उनकी इनफरादी कोशिश है या फिर आप भी ऑन बोर्ड हैं, आपसे भी करवाया जा रहा है? ये उनकी इनफरादी कोशिश है जी। पीटीआई से इस हवाले से ना पॉलिटिकल कमेटी में, ना कोर कमेटी में, ना पार्लियामानी पार्टी में कोई डिस्कशन हुई है। सो वी कांट येट। आप प्राइवेट मेंबर बिल पे कोई बिल पेश कर सकते हैं, इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन द पार्टी एंड नीदर पार्टी ओन्स इट। और सर एनएफसी अवार्ड, इसमें तब्दीली की बातें हो रही हैं, सूबे के हिस्से को कम करने का कहा जा रहा है। आपकी हुकूमत, आपकी जमात हिमायत करेगी इसकी? बिल्कुल गलत है जी। नहीं होना चाहिए, सूबों का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। केबी के साथ जहां हमारी वाहिद हुकूमत है, ऑलरेडी कई 100 अरब रुपया है जो वफाक में उनका देना है, जो नहीं दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि नहीं, नामुनासिब है। सूबों को उनका हक मिलना चाहिए। सूबों का काम सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स कलेक्ट करके आपको देते रहें, जो उनका राइट शेयर है वो उनका मिलना चाहिए। वफाक के लल्ले तल्लों और याशियों के लिए जो है सूबों की सेक्रीफाइस नहीं की जा सकती है। इट्स अ फेडरेशन, और फेडरेशन में सूबों को आप सही तरह लेके चलेंगे तो वफाक सही तरह चलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख फकास अकरम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल है, तो आवाम को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मरकज़ में और सूबों में क्या चल रहा है। आवाम इस वक्त नोहा कुना है और सवाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद मुस्तकबिल के हवाले से PTI की 3 हुकूमतों ने कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की है। और मामला इसी तरह का सिंध हुकूमत का भी है, जो शहर कराची में पिछले 18 सालों से इक़्तिदार में है। सूबाई हुकूमत के साथ साथ शहरी इंतजामिया और अब तो मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही है। लेकिन इतने तवील अरसे से हुकूमत में होने के बावजूद आज भी सूरत हाल यह है कि बारिश का एक स्पेल कराची में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देता है। 3 रोज़ पहले हमने देखा कि कराची में गाड़ियाँ तैर रही थी, शहरी डूब रहे थे, और शहर की सबसे बड़ी शारा यानी शारा फैसल, इस पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की तवील कतारें थीं, क्योंकि वहाँ भी 4-4 फुट तो पानी खड़ा हुआ था। गाड़ियों के स्टीयरिंग्स तक पानी में डूब गए थे। लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। आज तक ये सूरत हाल मौजूद है कराची में। ये सूरत हाल कई घंटे तक उस दिन भी रही, लेकिन क्या 3 दिन गुजर जाने के बाद भी ठीक हो गया सब कुछ? ये जानने के लिए हमने कराची में अपने नुमाइंदों से पूछा, तो देखिए क्या बताया हमें। लियाकताबाद के इलाके में सिंधी होटल के उस मकाम पर जिस सड़क का नाम है अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड, और इस सड़क की कहानी बड़ी अजीब है। आज से 3 साल पहले उस वक्त के MNA डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के फंड से यहाँ पर एक सीवरेज लाइन डाली गई जो 30 फुट गहरी थी। वो लाइन क्लिक ने डाली थी। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर सीवरेज की डाली गई, और उसके बाद लियाकताबाद टाउन इंतजामिया ने अपने वसाइल से 5 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन हालिया बारिश के बाद सड़क का हाल ये हुआ कि वो लाइन दब गई और सड़क बिल्कुल ऐसे हो गई, भुरभुरी साबित हुई। लियाकताबाद 10 नंबर के चौराहे से लेकर अड्डा खाने तक, जहांगीर रोड तक, हर सड़क इस तरह की हो चुकी है जैसे कि वहाँ पर सड़क कभी थी ही नहीं। बंगाली मोड़ की सड़क देखकर लगता है कि जैसे वो कोई खंडर है। मैं इस वक्त आपको हक्कानी चौक के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इंतहाई अहम ज़िला जनूबी का ये इलाका है। ये सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा। इंतहाई बड़े बड़े और गहरे गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं। पहले ही से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था, लेकिन इस बारिश के बाद ना सिर्फ यहाँ पे कई फुट पानी अभी तक जमा है, बल्कि यहाँ पर रोड जो है अब नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। खुर्शीद और मोनिस ने आपको चंद इलाकों का हाल दिखाया। अब ये मनाजिर देखिए ज़रा। सोल्जर बाज़ार के जो मज़ार क़ाइद और शहर के अहम तरीन तिजारती मराकज़ यानी सदर को जोड़ती है ये। हमारी नुमाइंदा फरवा की जानिब से भेजे गए ये मनाजिर देख कर लगता है कि वहाँ अब भी बारिश जारी है।
शहर कायद की ये सूरत हाल नाज़रीन तकरीबन हर मानसून के सीज़न में नज़र आती है। पहले पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाया करती थी कि MQM जो है वो नालों में बोरियां डालकर पानी का रास्ता बंद कर देती है, इसलिए कई जगह पर यह ख़राब सूरत हाल हो जाती है। फिर सिंध हुकूमत विफाक से नालों की सफाई के लिए शिकवा कुना रही, नालों के उबलने पर विफाक को हदफ तनकीद बनाती रही। हालांकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने कभी विफाक से नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं मांगे। और अब कहा जा रहा है कि कराची का जो सिस्टम है वो 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो सवाल यह है कि इस सिस्टम को दुरुस्त करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है। 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। चांद मुकम्मल होता है उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अगर 14 तारीख को चांद की दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। MQM, जमात इस्लामी और वफाकी हुकूमत के बाद अब लगता है कि कराची की जो सिचुएशन है, दिगरगू सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी चांद पर है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं इस वक्त के मौजूदा हालात। बेहद शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो जो सिचुएशन है इस वक्त कराची की, आप डेफिनेटली आप तो भुगत रहे हैं और बहैसियत मेयर भी आपने सारे सिस्टम को देखा है। अभी हम मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं जो इतना पानी है, जो 2020 में भी देखा, 22 में भी देखा, अब 2025 में भी हम देख रहे हैं। मेयर को मैं सुन रही थी, मुर्तज़ा वहाब साहब को, वो कह रहे हैं कि 40 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इस वक्त नालों में, और बारिश उससे ज़्यादा हो गई है। दो, ये अपने आप में एक अलग सवाल है कि 17-18 साल अगर आप एक सूबे के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं तो ये अभी तक कैपेसिटी तक नहीं बढ़ा सकें, लेकिन आप मेयर रहे हैं, क्या वाकई यही सिचुएशन है सर? देखिए, ऐसा नहीं है। अब बहुत वक्त गुजर चुका ना जी। जब भी कराची में हर साल बारिश होती है, कुछ साल ऐसे भी होते हैं जब नहीं होती बारिश, होती है तो इसी किस्म की होती है, ठीक है। तो ये हमें पता है सबको ना, और 17 साल से तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रूल कर रही है जी। तो इनको पता नहीं है कि अब के जो बारिश होगी, फोरकास्ट आती है ना पहले से, अब के जो बारिश होगी फिर से वही हाल होगा जी। तो फिर कैसे मैं आपकी जस्टिफिकेशन मान लूं कि कैपेसिटी नहीं है? वो कह रहे हैं पैदा करना ही मुश्किल है कैपेसिटी को। कैपेसिटी तो यूं नहीं है कि मलीर रिवर पे आप के इंक्रोचमेंट है। मलीर रिवर पे जहां से पानी जाता है, लियारी रिवर में इंक्रोचमेंट्स हैं, वहां डिसिल्टिंग होती नहीं है। आप तो अलॉट कर रहे हो मलीर रिवर को, तो पानी जाएगा कैसे समंदर में? उसके बाद कम से कम 530 छोटे नाले हैं और 38 बड़े नाले हैं। उन सारा नालों का पानी जो है वो इन रिवर्स में जाके समंदर की तरफ जाता है। तो आपका काम ये है कि कचरे को पहले डिस्पोज ऑफ करें, नाले साफ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नाला साफ आज करेंगे आप, एक हफ्ते बाद वैसा ही होगा वो, क्योंकि आपका गार्बेज डिस्पोजल सही नहीं है जी। आप 15,000 कुछ टन रोज जनरेट करता है कराची कचरा, 7,000 टन कहीं डिस्पोज कर सकते हैं ये लोग, बाकी सारा कचरा इसमें होता है नालों में। जब नाले में कचरा भरा रहेगा सारा साल और बारिश के वक्त आप मैक्सिमम कोशिश करोगे तो यही रिजल्ट आएगा ना। तो आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप 17 साल से हो और 17 साल से यही होता चला आ रहा है। बजट भी रखा हुआ है आपने, आपका कचरे का डिस्पोजल आप 20 अरब रुपए हर साल खर्च करते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से, तो उसका रिजल्ट भी जीरो है, उधर भी करप्शन है। अच्छा, आपने वो मलीर इंक्रोचमेंट की बात की तो मुझे तो याद आया कि वो जो कोरंगी नदी है वहां पर भी बाकायदा अब रास्ते निकाल दिए गए हैं, उसको भी छोटा किया जा रहा है। जब आपकी प्लानिंग इस किस्म की होगी, जो कुदरती रास्ते हैं पानी के बहाव के जो समंदर की तरफ जाते हैं, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं जो नाले, उस पर तो इंक्रोचमेंट बनी हुई भी है, पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे तो आप हर साल ये बयान आते हैं। आप अगर पीछे चले जाएं, हर बारिश में, चाहे मैं मेयर हूं चाहे वो, मैं भी यही बोलता था, ये मेयर है ये भी यही बोलते हैं, यही बोलते आएंगे सब। सफर कौन कर रहा है जी? कराची की आवाम सफर कर रही है। लेकिन वसीम साहब, मसला ये इंक्रोचमेंट के हवाले से भी तो इल्जामात लगते हैं ना, ये जो इंक्रोचमेंट है उसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो MQM के ऊपर इल्जाम आता है। चले मान लिया हम पे आ गया इल्जाम, आप 17 साल से हो, 17 साल में तो ठीक कर लो ना। हमारे गलत काम को 17 साल में ठीक कर लेते ना आप।
तो अभी तक मुझ पे इल्जाम डालते रहोगे आप। 17 साल से सारी एब्सोल्यूट पावर है आपके पास जी। आप मेरे है गलत पावर, क्योंकि आप तो जब आप मेयर थे उस वक्त इनके पास तो है ना पावर। आप मुस्तकिल बात करते रहे, इख्तियारात की तकसीम के हवाले से आप सवाल उठाते रहे। क्या इस वक्त जो मेयर कराची हैं वो पावरफुल हैं, उनके पास तमाम इख्तियारात हैं? नहीं नहीं, मगर सिंध गवर्नमेंट जिस मेयर जिस पार्टी से है ना, सीएम के पास सारे पावर्स हैं, ठीक है, मुर्तजा के पास पावर्स नहीं है। तो सीएम साहब भी तो देख रहे हैं, आज टीवी पे आके सीएम साहब खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि मुझसे नहीं होगा ये जी, ठीक है। तो आप तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब बजट कराची का टैक्स पेयर आपको पैसे देता है, आपने रन करना है सूबे को, ठीक है ना, अवाम के मसाइल हल करने हैं आपने, आप बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। सर कैसे हल कैसे होगा? हल क्या है इसका? नियत। आप 17 साल से आप कचरा नहीं डिस्पोज ऑफ कर सके तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं करना चाहते कराची को डेवलप। आपने लाड़काना डेवलप नहीं किया, आपने 7 डेवलप नहीं किया, आप कराची की बात कर रही हैं। आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डेवलप्ड हैं क्या? दुरुस्त। वहां के लोग तो कराची आके नौकरियां कर रहे हैं, वहां नौकरी आपने प्रोवाइड की, वहां स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई, कोई काम किया है आपने? नहीं किया ना। अब कराची पे लोड इतना है पूरे पाकिस्तान का, सब जो भी उठता है वो कराची आता है, आए 10 दफा आए, मगर कोई मैनेजमेंट तो हो, कोई तरीका तो हो। आप सेंसस नजर तो आए पाकिस्तान का मेगा सिटी है सर। सेंसस में आप 1 करोड़ 20 लाख गिनते हो, 4 करोड़ से ऊपर की आबादी है जी। तो मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है कराची के साथ। पोर्ट सिटी है कराची, पैसे देता है पूरे मुल्क को। अब बहुत हो गया, सियासत चमकाली, आपके स्लोगन्स आ गए, मरसू मरसू सिंध ना डेसू, ये क्या मजाक है? आप सूबे बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, आप डैम्स बनाएं, अपने एरियाज को डेवलप करें। अभी सूबों की वैसे बड़ी आवाजें उठ रही हैं, बड़ी बात हो रही है। बनने चाहिए, क्यों नहीं बने? आइन में मौजूद है ना उसका तरीकेकार, जी बिल्कुल हो सकता है। सही। एमकेएम सिंध में कितने सूबों की हामी? आप 26th अमेंडमेंट जी ला सकते हो सारे मिलके, तो सूबों की भी तो अमेंडमेंट। मुझे याद है सर, जिस वक्त ये आप लोगों का मर्जर हुआ था मुस्तफा कमाल साहब वाली पार्टी के साथ, तो उस वक्त भी ये सूबों की आवाज उठी थी और एमक्यूएम बात कर रही थी। तो आप लोग सिंध में वैसे कितने सूबों के हामी हैं, कितने होने चाहिए? ये तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो पार्टी की सोच में तो है ना? जो साहिब इक़्तिदार है इस वक्त, वो बैठेगा सीरियस नोट पे और देखेगा सारे हालात हर सूबे के। मैं समझता हूँ 12 से 14 सूबे तो होने चाहिए, और एमक्यूएम सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो 12 से 14 सूबे सिंध के, सिंध में सॉरी मुल्क में, सिंध में जो भी लोग हैं एक्सपर्ट्स वो बैठे और वो डिसाइड करें कि कितने सूबे सिंध में होने चाहिए, कितने बलूचिस्तान में, कितने पंजाब में, ये तो वो डिसाइड करेंगे। मेरे यहाँ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा, सारी चीजें देखनी होती है ना। पार्टी की क्या सोच है सर, एमक्यूएम की क्या सोच है कि कितने सूबे होने चाहिए सिंध में, और खास तौर पर ये कि जिन्हें बिठाना है वो बिठा देंगे? मेरे ख्याल में मैंने जवाब दिया ना आपका, जब 26 अमेंडमेंट हो सकती है तो फिर ये सूबों का मामला भी तय हो सकता है और होना चाहिए, आइन में मौजूद है, कोई गद्दारी नहीं है ये। तो इस सियासी स्लोगन से निकलें हम कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, चलें कालाबाग ना बनाएं, दूसरे डैम्स तो बनाएं। और कालाबाग डैम भी अगर फेवर करती है, जो सूबे हैं वो फेवर करते हैं, तो क्यों ना बनाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, मुझे बताइए, बल्दियाती इलेक्शन हुए, एमक्यूएम ने इसका बॉयकॉट किया, इस सिचुएशन से पहले क्या किसी भी मौके पर कहीं पर भी पार्टी के अंदर ये सोच मौजूद थी कि मरकज में एक इलेक्शन हो रही है यहाँ पर, तो क्या सिंध में भी बल्दियात के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर इलेक्शन लड़े, और इस हवाले से कोई कुछ अहम मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी सीएम हाउस में, हुआ था ऐसा? देखिए मीटिंग्स तो बहुत हुई थी, मगर जब आप इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आपकी नियत ही सही ना हो, आप अपनी मर्जी की डिलिमिटेशन कर दें पूरे सिंध की। हमारे जितने भी एरियाज थे जो जहां हमारा वोट बैंक था, वहां आप उसको तोड़ मरोड़ के इस काबिल कर दें कि आप एमक्यूएम वहां से सीट निकाल ही नहीं सकती, तो ये तो जरीमैंडरिंग है, ये तो कोई सही काम नहीं है। तो ये सारी हालात थे जो हमें नजर आ रहे थे, ये वजह बनी थी कि हम हट गए इस इलेक्शन से। और अगर डील बन जाती पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर बॉयकॉट ना होता? देखें, डील नहीं,
कि जो जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जी। थी जो इन्होंने डिलिमिटेशन की थी, हमने इनको बताया भी था कि ये अंडू करें, तो ये माने भी थे मगर नीयतें ठीक नहीं थी। अगर मान जाते तो फिर हम इलेक्शन लड़ते और हम सारी सीटें निकालते, हैदराबाद की भी और कराची की भी। बिल्कुल ठीक। और इन हालात में इलेक्शन आप लोगों ने इसलिए नहीं लड़ा कि फिर आपको डेफिनेटली आपको इस बात का अंदाजा था कि हार जाएंगे फिर इलेक्शन? देखें, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है आदमी, हर आदमी चाहता है कि मैं जीतूं, फिर इसीलिए आपने बॉयकॉट कर दिया। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ग्राउंड पे आपने सारी जो चालबाजियां की थी, जो अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना ली थी लोकल बॉडीज के हवाले से, तो उसमें कैसे इलेक्शन को लड़ेगा? और उसका रिजल्ट देख लेना आप। जो इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी जीती थी जमात इस्लामी का मेयर बनता, कहाँ बना? ये तो ये वाले मेयर बन गए ना, जैसे वोट इन्होंने हासिल किए हैं वो सबको पता है। तो ऐसे इलेक्शन से क्या फायदा? चलिए वसीम भाई, इसको इस तरह से हम देख लेते हैं ना कि अगर हाफिज नईम साहब मेयर होते तो आप समझते हैं कि इस वक्त हालात मुख्तलिफ होते कराची के? मैं देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। अगर इलेक्शन हो रहा है फेयर और जिसको अवाम वोट डाल रही है, कम से कम उसको इलेक्ट तो करने होने दें। मेरा पॉइंट तो ये है, चाहे वो डिलीवर कर सकता है या नहीं कर सकता, वो तो अलग बात है। मैंने भी 2/3 मेजॉरिटी ली थी, मैं मेयर बना था, मुझे पूरे कराची ने वोट डाला था, मगर मैं डिलीवर नहीं कर सका। क्यों? मुझे काम करने नहीं दिया गया, मुझे पास वो पावर्स नहीं थे। अगर नईम साहब बन जाते, उनके पास पावर्स तो नहीं थे। आज मुर्तजा वहाब क्या कर रहे हैं बता दें आप मुझे। कराची में कोई चेंज नजर आया है किसी को? वैसे आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जिसे वोट डाला जाए उसको इलेक्ट होने दें, उसके बाद वो डिलीवर करता है या नहीं करता फिर अवाम फैसला करेगी। इसी पर ना मुझे एक याद आ गया, वो गवर्नर सिंध की हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी, वो 14 अगस्त की तकरीबात चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने कहा था कि जिसको वोट देना है दे देना, पहले भी दिया था, निकला तो नहीं। इलेक्शन की फौरी बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी इसी तरह की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो कह रहे थे कि सबका 50 से 60% मैंडेट जाली होगा, लेकिन MQM का 100% मैंडेट जाली है। उसके बाद फिर वो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी थी, चीजें होनी थी, लेकिन ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने अपने एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं वो मीडिया पे, जो जिस हवाले से आप बात कर रहे हो, उन्होंने मेरे ख्याल में एक्सप्लेन कर दिया, उसका जवाब दे दिया। हकीकत तो आपको ही मालूम है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी पे कोई पॉइंट रेस करता है तो उसका जवाब वही देते हैं, और मेरे ख्याल में अच्छा जवाब दे दिया उन्होंने जो रिकॉर्ड पे है। और वसीम भाई, आप समझते हैं कि MQM ने जितनी सीट्स निकाली 2024 के इलेक्शंस में, सारी की सारी जानुअन है, सारी के सारे वोट अवाम ने दिए हैं? मेरे ख्याल में मैटर जो जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, उठाया था, वो इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, कोर्टों में भी गए हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो कोर्ट डिसाइड कर लेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आपको यकीन नहीं है वैसे है या नहीं है? मेरे यकीन करने से कोर्ट तो डिसाइड करेगा ना, लेकिन आप तो यकीन से कहें ना कि है या नहीं है। नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में मेंबर्स बैठे हैं ना MQM के, सेनेट में भी बैठे हैं जी, सारे जानुअन बैठे। हाँ, तो अगर कोई कहता है कि ये ऐसा नहीं हुआ, तो वो लोग कोर्ट में गए हैं जी, तो मैं समझता हूँ कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। और मुस्तफा कमाल साहब के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे, जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी 100% जाली है? मैं नहीं समझता, मैंने नहीं सुना उसका, मेरे समझ में नहीं आता ये वाला स्टेटमेंट। चलें ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, 2019 में आपने अपनी मेयरशिप के दौरान मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था, लेकिन चंद ही घंटों में उन्हें बरतरफ कर दिया था। मुझे याद है उस वक्त खबरें आई कि पीपल्स पार्टी ने अंदर ही इसकी मुखालफत की और कहा कि वो तो मेयर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वो कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। इसी वजह से फिर उनको जो है हटाया गया, क्योंकि इससे शायद नुकसान होता जो सिस्टम चल रहा था। मेरे ख्याल में बायगॉन्स और बायगॉन्स, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, हमें पॉजिटिव लाइंस पे आगे बढ़ना चाहिए जी। ये जो चीजें पीछे हो चुकी हैं, उनको ये तो बता दें कि वो नोटिफिकेशन हुआ और फिर उसके बाद उसको चंद घंटों में ही वापस मैं समझता हूँ इस पे मैं बात करना भी नहीं चाहूंगा, बेकार है बात करना, इससे टाइम वेस्ट। बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल इस्तेहकाक है कि आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, किस पे ना दें। सर ये बताइए, आपकी चंद रोज पहले नून लीग के रहनुमा साद रफीक साहब से भी मुलाकात हुई है, और फिर अंदर वैसे भी इत्तलात और खबरें आती रहीं, आप हो गए या दीगर MQM के अहम रहनुमा हो गए। 2024 के इलेक्शंस के बाद
अचानक से आप लोग जो है मेन स्ट्रीम से गायब हो गए, तो क्या वसीम अख्तर साहब की अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 2029 में किसी और जमात से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं, या इस हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं, या साद रफ़ीक साहब से मीटिंग भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई? साद से हमारी दोस्ती भी है और एक वो अपनी जमात का पॉलिटिकल वर्कर है और हमने साथ 5 साल गुजारे हैं नेशनल असेंबली में, एक वास्ता है। तो लाहौर मेरा जाना हुआ था, तो जाहिर है जब जाता है आदमी तो पुराने दोस्तों से मिलता है, दैट वाज इट। मतलब सियासी कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जी। और वैसे आप क्या सोच रहे हैं, 2029 का इलेक्शन जो है वो MQM के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे? 2029 में आने दें इलेक्शन, फिर सोचेंगे। अभी सोचा नहीं है आपने, डिसाइड नहीं किया? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप और आमिर खान के हवाले से भी इत्तलात आई थी, जो मैंने अपने पिछले सवाल में भी आपसे पूछा था कि गालिबन आप लोग नाराज़ हो गए थे। इसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या पार्टी की जानिब से आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश हुई और 2024 के इलेक्शन में कहा गया कि आप आएँ और इलेक्शन लड़ें। इज़ इट करेक्ट? हाँ, ऐसा था, मगर आमिर साहब भी जो हैं वो अपने पर्सनल रीज़न से, उनके फैमिलीज़ के कुछ इश्यूज़ थे, उनको देखने के लिए वो अनएक्टिव हुए हैं। अब कोई वजह नहीं थी कि नाराज़गी या ऐसा कुछ नहीं था कि वो अभी नहीं काम करना चाह रहे, उनको अपने बच्चों को टाइम देना है। मेरी बात हुई थी इस पे जी, तो उन पे उनकी अपनी मर्जी होती है इस पे, तो जाहिर है। और आपको वो इलेक्शन लड़ने की ऑफर की थी MQM ने? ऑफर मैं तो पार्टी के अंदर ही मैं जी बिल्कुल ठीक, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लड़े इलेक्शन, लेकिन आपने इनकार कर दिया। आपको ऐसा नहीं था, मैं डिप्टी कन्वीनर था, वो ख़त्म कर दी गई है, राब्ता कमेटी ख़त्म कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शन लड़ने का। सही, दैट वाज इट। बिल्कुल, पार्टी की तरफ से आपको कहा गया, लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं था तो इसलिए आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, ऐसे ही है। वसीम भाई, एक और अहम बात ये सर, MQM जब बनी थी उस वक्त चंद मुतालबात थे आपके, मैं ओवरऑल MQM की बात कर रही हूँ। महाजर शनाख्त की बात होती थी, मर्दमशुमारी की बात होती थी, इख्तियारात की तकसीम की बात होती थी, कोटा सिस्टम की बात होती थी। आज जो साबिक कायद थे या साबिक बानी थे MQM के, जो MQM पाकिस्तान अब हो गई, आपने रास्ते अपने बानी तो वो अभी भी हैं, रास्ते अब आप लोगों ने अलग अलग कर लिए, एक MQM हो गई, एक MQM पाकिस्तान हो गई। अल्ताफ हुसैन साहब आज तस्लीम करते हैं कि जो कुछ मुतालबात थे या जिस लाइन पर वो पार्टी को लेकर चल रहे थे उसमें नाकाम हुए हैं 40 साल बाद। तो आप भी क्या इस बात को तस्लीम करते हैं बहैसियत MQM पाकिस्तान? जी, नाकाम हुए हैं जी। जो स्ट्रगल थी, जिस कॉज पे हम निकले थे, मेरी भी 40 साल सर्विस है इस जमात के साथ, और जो आपने पॉइंट्स बताए बिल्कुल हम उसमें कामयाब नहीं हुए। उसमें कुछ उस वक्त की हुकूमतें थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, कुछ हमारी गलतियां भी थी, तो उसकी वजह से हम आज जो स्टेटस है हमारा वो सबके सामने। सबक सीखा है हमने और सीखना भी चाहिए अपनी गलतियों से सबक। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। कराची की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन है उस पर बात हो रही थी। इसके अलावा MQM पाकिस्तान और वसीम अख्तर साहब खुद इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन पर बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।